नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम बात करते हैं आज की शिक्षा जगत की एवं रोजगार जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो पहली खबर जो आ रही है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 22 जुलाई से प्रस्तावित शिक्षक भर्ती इंटरव्यू को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। इस भर्ती के कुछ आवेदकों ने एमएचआरडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की है कि योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में नहीं लिया गया है, अर्थात उनको बुलाया नहीं गया है। तो इंटरव्यू में अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। बताया गया है कि योग्य को बुलाया ही नहीं गया है। अभ्यर्थियों ने एमएचआरडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। 22 जुलाई से शिक्षक भर्ती के लिए चल रहा है वहां पे इंटरव्यू। एक अभ्यर्थी सर्वेश कुमार मिश्र ने कुलपति एवं मंत्रालय को भेजे गए पत्र में लिखा है कि 28 जुलाई को संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू होना है। इस इंटरव्यू में गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, लेकिन हम लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है। स्क्रीनिंग के क्या मानक अपनाया गया है इसका कहीं जिक्र नहीं है। वहीं मगध विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पत्र लिखकर शिकायत की है कि पूरी तरह से योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से छांट दिया गया है। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया है। गलत चयन प्रक्रिया के चलते योग्य उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे, इसलिए मामले पर उचित कार्रवाई की जाए। चलिए, तो यही एक पूरा जो है आया हुआ है और इसमें ये भी बताया गया कि एक पद के मुकाबले 15 अभ्यर्थियों को बुलाए जाने पर भी दर्ज की गई है आपत्ति। शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार कराई जा रही है। जिन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया है उनमें से कुछ असंतुष्ट अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं जो सरासर गलत है। सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का नियम नहीं है, इसीलिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था लागू की गई है। कट ऑफ तो निर्धारित करना ही होगा, ये बताया है राज्य विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं शेषनाथ पांडे ने। चलिए हम लोग देखते हैं अगली जो खबर है वो क्या है। तो अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के। तो नए आयोग के गठन का खींचा जा रहा है खाका। तो 14 सदस्य व अध्यक्ष रखे जाने की तैयारी में है। आयोग में 9 से 14 तक के सदस्यों की अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तय अध्यक्ष व सदस्यों की हो सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग 3 संवर्ग पर करेगा प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के रूप में चयन। अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के कार्य दायित्व हो रहे हैं तय कि उन्हें क्या क्या काम करने हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की शक्ति और कार्य क्या है कि आयोग महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षक व प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं या साक्षात्कार लेगा। परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के लिए पैनल निर्धारित करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पूरी खबर को। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अब धरातल पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। इस आयोग को गठित करने की कवायद लंबे समय से चल रही थी। प्रारूप को लेकर अब तक असमंजस बना हुआ था। इधर बैठक में नए आयोग का खाका खींचा गया है। उस पर सहमत मिलते ही शासन अधिकृत ऐलान कर सकती है। वैसे तो नया आयोग 3 चयन संस्थाओं को एक गठित होना है, लेकिन उनमें से एक परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय विशुद्ध सरकारी संस्था है, इसलिए सारा जोर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एकीकरण पर ही है। नए आयोग का नाम उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी हो सकता है। वहां चयनित होने वाले सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहा जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष व 14 सदस्य को रखे जाने की तैयारी है। अध्यक्ष की अर्हता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में दी गई अर्हता मान्य हो सकती है। सदस्यों में 2 तरह के सदस्य रखने की योजना है, 8 व 6। उनमें से 8 सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत होगी। वहीं 9 से 14 तक के सदस्यों की अर्हता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तय अध्यक्ष एवं सदस्यों की होगी। तो ये खबर भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगली खबर हम लोग देखते हैं
वो आ रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो दिल्ली विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो आवेदकों की संख्या 3 लाख पार कर गई है। तो अनारक्षित वर्ग में जो आवेदन है सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। अनारक्षित वर्ग में लगभग 2 लाख के आसपास आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो पूरी खबर देखते हैं। डीयू में स्नातक में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या वो 3 लाख से अधिक हो गई, जबकि नामांकन करने वाले 4.5 लाख से अधिक हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीयू में आवेदन का आंकड़ा 3 लाख से अधिक को पार कर गया है। डीयू में आवेदन करने वाले 3 लाख से अधिक आवेदनकर्ताओं में से 2.5 लाख जो है सीबीएसई बोर्ड से है, वहीं आईसीएसई बोर्ड से 10,000 है। डीयू स्नातक में दिल्ली के कुल 1,29,000 छात्रों ने आवेदन किया। वहीं उत्तर प्रदेश से 56,000, हरियाणा से 41,000, बिहार से 17,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। चलिए हम लोग देखते हैं अगली जो खबर है वो आ रही है एमएचआरडी से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राहत दी है और बताया है कि एनआईटी के लिए 12वीं में 75% जरूरी नहीं है। कोरोना महामारी के कारण मंत्रालय ने उठाया है कदम। आईआईटी में पहले ही छूट दे चुका है, इसका वीडियो पहले से आपको अपलोड भी है इस चैनल पे। इस तरह की छूट है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एनआईटी और अन्य केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंक लाने की अनिवार्यता इस साल कोरोना के चलते समाप्त कर दी है। इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी राहत मिलने के आसार हैं। इससे पहले आईआईटी में प्रवेश के लिए भी इस प्रकार की छूट दी जा चुकी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है कि 15% बढ़ेगा बैंक कर्मचारियों का वेतन। बेसिक डीए में 2.5% की बढ़ोतरी की गई है। बैंक प्रबंधन एवं यूनियन ट्रेड में सहमति हुई है और 35 बैंकों के हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय है वहां 29 जुलाई को ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 3 निजी कंपनियां शामिल होंगी। यह जानकारी जो है सहायक निदेशक सुधा पांडे ने बताया। इसकी जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो पंजीयन कराते हुए आवेदन विभागीय पोर्टल जो है आप सभी लोग जानते हैं sevayojan.up.nic.in पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है बनारस से। तो बनारस में कौशल विकास विश्वविद्यालय खुलेगा। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति। विश्वविद्यालय में प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम है वो है हेल्थ केयर एंड फिजियोथेरेपी, वेलनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेटा कलेक्ट करने का प्रशिक्षण, कृषि की नवीन तकनीक आधारित विशेष कार्यक्रम। तो बनारस में कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है। यह पूर्वांचल के युवाओं को सौगात होगी। विश्वविद्यालय में कौशल मिशन के तहत तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा देने के साथ ही शोध भी होंगे। इसके अलावा निजी कंपनियों की मदद से बाजार में मांग के अनुरूप अनुबंध पर पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। तो विश्वविद्यालय के लिए करीब 30 से 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। प्रशासन ने पिंडरा के करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन में यह हिस्सा देने की तैयारी शुरू कर दी है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर है वो आ रही है सेना में भी बेटियों को बराबरी का हक मिलेगा और स्थायी कमीशन का आदेश जारी कर दिया गया है। चयन बोर्ड सभी जरूरी एवं औपचारिकताएं जल्द पूरी करेगा। अब सेना के सभी 10 शाखाओं में मिलेगा स्थायी कमीशन। ठीक है, तो अभी तक अस्थायी कमीशन मिलता था, पूरा अस्थायी कमीशन मिलेगा। इसी तरह से अगला जो आ रहा है वो आ रहा है शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में परीक्षाएं मंडल स्तर पर 10 सितंबर से होंगी। तो आपको बताते चले आपकी शकुंतला मिश्रा जो विश्वविद्यालय कहाँ पे है आप लोग बताइए। तो ये है लखनऊ में। ठीक है, चलिए हम लोग अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है कि मेधावियों को मिलेगी छात्रवृत्ति, करें आवेदन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से यूपी बोर्ड में 2020 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम अर्हता भी निर्धारित किए गए। यूपी बोर्ड प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव शिव प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि 2020 में परीक्षा पास करने वाले विज्ञान वर्ग में 50 में 334 अंक, वाणिज्य में 500 में 313 व मानविकी में 500 में 304 अंक पाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को जो उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से पंजीकृत होंगे उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो वाणिज्य, मानविकी और विज्ञान वर्ग में 500 में अंकों का निर्धारण कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूपी बोर्ड 11,460 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। ठीक है, आप
क्या है, मंत्रालय की जो वेबसाइट है scholarship.gov.in पर आप पूरा विवरण देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से स्क्रूटनी के लिए 32,000 से अधिक आवेदन आए। यूपी बोर्ड के 10वीं एवं 12वीं के परीक्षाओं में से स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 22 जुलाई खत्म हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय AKTU से। तो वहां पर अंतिम वर्ष के परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ठीक है, और छात्रों के लिए AKTU ने तैयार किया है डिजिटल कंटेंट। बीटेक की परीक्षाएं 2 से होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कार्यक्रम आप जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिए। और AKTU ने बीटेक और पॉलिटेक्निक के लिए जो डिजिटल ई कंटेंट है उसका प्रसारण 26 जुलाई से स्वयंप्रभा चैनल पर 15 नवंबर तक होगा। तो यहाँ पे उन्होंने 2 घंटे स्वयंप्रभा चैनल पर रोजाना प्रसारण के लिए बात की। इसी तरह से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी अभी परीक्षा का फार्मूला उन्होंने नहीं दिया है और 34 विभागों ने अभी तक अपनी राय विश्वविद्यालय को दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं, वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के। तो छात्रों के विरोध के बाद बैकफुट पे आ गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। छात्रों को के तेवर देखकर खाली नहीं करा सके हैं हॉस्टल। चीफ प्रॉक्टर और DSW के खिलाफ दर्ज हो FIR, ऐसी उन्होंने मांग की है। तो ये खबर आ रही थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। आगे हम लोग देखते हैं अगली खबर आ रही है दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से। तो वहां पर जो दाखिले होने हैं वो मेरिट के बेस पे हो सकते हैं। 31 जुलाई जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। जो लोग अभी नहीं सबमिट किए वो फॉर्म सबमिट कर लें। बाहरी छात्रों के लिए केवल 15% सीटें हैं और विश्वविद्यालय में 12वीं या स्नातक की मेरिट के आधार पर दाखिला लेने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया है। ठीक है, इसी तरह से अंबेडकर विश्वविद्यालय में 4 अगस्त से सत्र शुरू होगा। तो ये अंबेडकर विश्वविद्यालय से जो है दिल्ली में है और वहां पर शैक्षणिक सत्र तेजी से शुरू करने की कवायद की जा रही है। और ये चलते हैं अगली खबर। तो अगली खबर आ रही है DLED 2020 में प्रवेश स्नातक रिजल्ट के बाद होगा। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही शुरू होने पाने की उम्मीद है। परीक्षा संस्था ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि डिग्री कॉलेजों के परिणाम का इंतजार किया जाए, अन्यथा अधिकांश सीटें खाली रह जाएंगी और प्रवेश शुरू करने में कोई औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्जी शिक्षकों से वेतन वसूली में तेजी कर दी है और जो है अब उनसे पूरा पैसा वसूला जा रहा है। ठीक है, अगली खबर जो आ रही है कि आधार अब छात्रवृत्ति पाने का बनेगा आधार। अब छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति पाने के लिए पहले अपने आधार कार्ड नंबर का ऑथेंटिकेशन अधिप्रमाणन कराएंगे, तभी वो वजीफा पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है बहुत दुखी करने वाली आ रही। हम सबके चहेते इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के जो पूर्व विभागाध्यक्ष हैं वो नहीं रहे हैं। प्रतियोगियों के बीच वो काफी लोकप्रिय थे और यूट्यूब पर लाखों व्यूअर्स हैं उनके। अभी मैंने उनका देखा कि जो है 1 करोड़ से अधिक व्यूअर्स उनके हैं और 250,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भूगोल के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं प्रख्यात मौसम विज्ञानी प्रोफेसर SS ओझा नहीं रहे। बृहस्पतिवार रात उनका निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वह अपने पीछे पत्नी, बेटी व 2 पुत्रों का भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके पुत्र और बेटी, दामाद बाहर रहते हैं। निधन की खबर मिलने पर देर रात जो है प्रयागराज आने के लिए निकल पड़े हैं। प्रोफेसर ओझा के दामाद और दोनों बेटे IAS अफसर हैं। दामाद आलोक पांडे इस समय सचिवालय में है, जबकि एक पुत्र IFS अधिकारी व दूसरा पुत्र पोस्टल सर्विसेज में डायरेक्टर है। प्रोफेसर ओझा को यूट्यूब पर भी काफी खासे सक्रिय थे। अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने ओरिजिन ऑफ हिमालयन पर अपना एक लेक्चर डाला था। भूगोल विषय से IAS व PCS की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए वह हमेशा एक मार्गदर्शक एवं अभिभावक के रूप में बने रहे। उनके तमाम शोधार्थी एवं अन्य छात्रों का संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा में चयन हो चुका है। विश्वविद्यालय में भी वह अक्सर भूगोल विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन करते रहते थे। यूट्यूब पर भी उनके लाखों व्यूअर्स हैं। तो प्रोफेसर जो शिवसागर ओझा सर है, इनके बारे में थोड़ा जानना अनिवार्य है। बहुत दुखित है मन की ऐसा
अचानक कैसे हो गया। अभी तो उनको रिटायरमेंट के 3 साल भी बाकी थे। प्रोफेसर शिवसागर ओझा सर का जो जन्म है वो 1956 में प्रतापगढ़ जिले में हुआ था और 1984 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए थे। उसके बाद 1986 में वरिष्ठ प्रवक्ता, 1991 में रीडर पद पे प्रोन्नति हुई। उसके बाद 2009 में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। वह 2018 से 2020 तक भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। वह प्रख्यात मौसम विज्ञानी के रूप में जाने जाते थे। अखबार की सुर्खियों में हर रोज कुछ न कुछ निकल के आता था। सर की कुछ न्यूज आती थी, उनका एक्सपीरियंस काम आता था। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय शिक्षक रहे। आटा अध्यक्ष प्रोफेसर राम सेवक दुबे एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भूगोल के जो विभागाध्यक्ष प्रोफेसर AR सिद्दीकी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा विश्वविद्यालय उदास है। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर रही है हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी उनका एक विद्यार्थी रहा हूँ। तो अगर आपको इसी तरह की और भी जो खबरें हैं, जो रोजगार परक खबरें हैं, आपको अगर शैक्षणिक जगत से जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की शैक्षणिक खबर हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।